बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं म्यूज़िक मास्टर ही नहीं हूँ मिस्टर मेहता, ये देखें इन हाथों से मैं क्या नहीं कर सकता। ये कहकर इसने हथौड़े को दोनों हाथों से पकड़कर अपने दोनों अंगूठे सलाख के वस्त में रखकर झटका जो दिया तो वो सलाख तड़ाक से टूट गई। वो शुभदा था कि करामत। मैं अपनी जगह से उछल सा गया। बालक राम ने सलाख के दोनों टुकड़े बड़े इत्मीनान से मेज पर रख दिए। बोला, आपकी मैंने इधर बड़ी शोहरत सुनी है, मैं पांडे से भी मिल चुका हूँ। मक्खन सिंह तो खैर मर ही गया था, इसका साथी इंस्पेक्टर हंसराज अभी जिंदा है। उसने आपके फन की बड़ी तारीफ की थी। वो आपकी ताकत का लोहा मानते हैं, मगर मुझे आप महज म्यूजिक मास्टर न समझें। मिस्टर जलानी, मैं इधर यूं ही नहीं बैठा हूँ। मुझे अफसोस है बालक राम जी, मेरी बात का आपने बुरा माना, मैं माफी चाहता हूँ। बहादुर आदमी का तो मैं सेवक हूँ। वो मुस्कुराने लगा। बोला, मैं पीचक शूदर हूँ, ना हिंदू न मुसलमान। कभी मैं हिंदू था, मगर अब मैं उनसे नफरत करता हूँ। मैंने अपने अंदर ये शक्ति वर्जिश पैदा नहीं की, ये मेरी कुव्वत इरादी का इजाज है। हाँ, मंश जो चाहे कर सकता है। मुझे हैरत है, कोई और शख्स ये बात करता तो कहता कि उसने एक जिन को मुसखर कर रखा है, किसी देव को जेर कर लिया है। मैं ये पाखंड नहीं रचा सकता। मैं ठोस दुनिया में रहता हूँ मिस्टर मेहता। मनुष्य के अंदर पांचवी शक्ति पैदा हो जाए तो वो नकाबले तस्खीर कुव्वत का मालिक बन जाता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा हूँ बालक राम जी। मुझे आपकी सोबत में हैरत अंगेज खुशी महसूस हो रही है। आप सरहद के इस तरफ होते तो मैं समझता आप वली हैं। नहीं, ये बात नहीं है मिस्टर मेहता। भगवान से मैं इतना दूर हूँ जितना जमीन से सूरज। मैं आग, पानी, हवा और मिट्टी के मिलाप से हटकर जिस पांचवी शक्ति की बात कर रहा हूँ वो है आत्मा की शक्ति। मनुष्य अगर अपने इरादे की अन्नी को तेज कर ले तो सब कुछ कर सकता है। आपके इकबाल ने कहारी और गफारी, कदूसी और जबरूत की बात कही है तो वो मेरे दिल को लगती है। मैं असीरी से दूर रहता हूँ, लज्जतों से मुतनफर हूँ। मैंने साल से नमक नहीं खाया। मैं ठोस तख्ते पर सोता हूँ और हर सुबह आधा घंटे तक उल्टा लटकता हूँ। आपके खुदा की कहारी और जबरूत को मैंने अपना लिया है, मगर ये गफारी और कदूसियत मेरे काम की चीजें नहीं हैं। मनुष्य पाक हो ही नहीं सकता, और क्योंकि वो पशु है इसलिए वो गफारी भी अपना नहीं सकता। मेरा ख्याल है हम अपने मौजू से बहुत दूर निकल आए हैं। मैंने उसकी पुरपेच गुफ्तगू से बेजार होकर कहा। वो ख्वाह मख्वाह खुद को पुरअसरार बनाने की कोशिश कर रहा था और मुझ पर अपनी इल्मियत का भी रोब डालने में मसरूफ था। एक शोभदा उसने क्या दिखा लिया था। वो समझता था मुझे उसने बिल्कुल ही अंधा कर लिया है। ऐसे तो कई 30 मार खान मैंने मसल कर रख दिए थे। अकबर कोट की राख में जिस फकीर से मैं मिला था, इसने मुझे ज्यादा कायल और मुतासर किया था, और मेरा ख्याल है कि मेरी कलाई की किसी राग पर उसने जो अमल किया था, इसकी वजह से मेरे बाजू में ऐसी कुव्वत पैदा हो गई थी कि मैं बड़े से बड़े शह जोर की बांह तोड़ सकता था और तोड़ता आया था। इस बालक ने लोहे की सलाख 2 टुकड़े कर दी थी और अब वो जमीन पर पांव ही नहीं धरता था। मेरे टोकने पर वो एकदम संभल गया। बोला, हाँ आप ठीक कहते हैं, ये बड़ा ही नाजुक मसला है। खैर, ये रहा बलबीर के घर का पता। वो रात को देर से घर आता है। ये कहकर इसने मुझे बलबीर सिंह का पता एक कागज पर लिख दिया। अच्छा बालक साहब, अब मैं चलता हूँ, आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपकी रिहाइश का बंदोबस्त मैं ब्लू बर्ड होटल में कर दूंगा। आप शाम को सीधे वहां चले जाएं। मेरा फोन नंबर ये है। ये कहकर उसने अपना मुलाकाती कार्ड मुझे दे दिया। मैं बालक राम से हाथ मिलाकर कमरे से बाहर निकल आया। इस आदमी से मिलकर मुझे कोई खुशी हासिल नहीं हुई थी। वो खुद पसंदी
और खुद फरेबी में मुब्तला था। उसने शेर बहादुर को कत्ल कर दिया था। वजूहात से मैं बिल्कुल बेखबर था और मुझे यकीन था कि वो मुझे सही सूरत हाल से आगाह नहीं कर रहा था। शेर बहादुर अमृतसर में बालनाथ के नाम से रह रहा था। उसके जिम्मे जो काम लगाया गया था, इसके फराइज की जो नौयत थी, उससे डलों साहब भी पूरी तरह आगाह नहीं थे। और अब बालक राम कह रहा था कि उसने खुद इसे मौत के घाट उतार दिया था और वो इस पर जरा भी पशेमान नहीं था। ये मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जिस जहनी खलफशार में मुब्तला था, इसका भी कोई हाल बालक राम ने मुझे नहीं बताया था। आसिया के मामले को इसने कोई अहमियत ही नहीं दी थी। वो मुझे शायद तीसरे दर्जे का जुराइम पेशा आदमी समझता था। यही वजह थी कि अपनी जगह जमकर बैठा रहा। जब मैं इमारत से बाहर निकला तो इस बालक राम पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मैंने उससे कोई तारज करना मुनासिब न समझा, क्योंकि मैं इसको पूरी तरह समझ ही नहीं सका था। इस घड़ी मेरा हाल इस तुरमती ऐसा था जो फिजा में उड़ते उड़ते अचानक अंधी होकर सिमतों के तयन से कासर रह जाती है। बलबीर सिंह का घर कंपनी बाग के अकब में था। मैंने टैक्सी सड़क पर रोकी और ड्राइवर को इंतजार करने का कहकर मकानों की एक कतार के सामने से गुजरने लगा। गली तंग थी, वरना मैं टैक्सी अंदर ले जाता, मगर जब मैं बीशम स्ट्रीट के आखिरी कोने पर जा पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि बलबीर सिंह के घर के दरवाजे पर टैक्सी दूसरी सिमत से लाई जा सकती है। मेरे जहन में बेयाक वक्त कई मंसूबे जन्म ले रहे थे, मगर मैं किसी एक के बारे में भी वसूख से कुछ न कह सकता था। बलबीर सिंह का घर इस गली के आखिर कोने में था। टैक्सी को दूसरी सड़क पर से गुजार कर मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो एक कनाल के किते पर बना मकान खासा खूबसूरत है। इमारत इस किते के ऐन वस्त में बनी थी। सदर दरवाजे में से गुजरते ही ड्यूटी के दाएं तरफ कमरे शुरू हो जाते थे। आपको कहाँ जाना है लाला जी? ड्राइवर ने पूछा। उसका लबो लहजा खासा पढ़े लिखे लोगों ऐसा था। मैं इंस्पेक्टर बलबीर सिंह से मिलकर अभी आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। ठीक है लाला जी, मगर ये बड़ा कड़ब थानेदार है, जरा बच बचा कर जाएं। रिश्वत तो ये लंबी लेता है। आपका कोई खास काम फंस गया है इससे? नहीं भाई, ये मेरा दोस्त है। बड़े दिनों बाद मैं इसके दर्शन के लिए आया हूँ। ये कहकर मैं बलबीर सिंह के दरवाजे की तरफ लपका। मेरी दस्तक पर एक बुढ़िया दरवाजे पर नमूदार हुई। सारी इसके बदन पर झूल रही थी। नमस्ते माँ जी, मुझे बलबीर सिंह ने भेजा है। उनकी पत्नी के लिए एक जरूरी संदेशा लाया हूँ। मैंने हाथ जोड़कर इसे नमस्कार किया। कहाँ से आए हो तुम? मैं बम्बई से आया हूँ माँ जी। उनकी पत्नी घर पर होंगी। मेरा नाम रमेश मेहता है। मैं इनसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। रमेश मेहता, जरा ठहरो, मैं सीता से बात करती हूँ। ये कहकर वो पीछे हट गई। जब वो दूसरी बार दरवाजे पर आई तो बोली, अंदर आ जाओ बेटा। ये कहकर इसने दोनों कबाड़ खोल दिए। मगर अभी मैं दरवाजे में दाखिल नहीं हुआ था कि मुझे अपने करीब एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने बलबीर सिंह खड़ा था। मैं वहीं रुक गया। किससे मिलना है आपको? वो बड़े गंभीर लहजे में बोला। वो अपनी सरकारी वर्दी में मलबूस था और पिस्तौल उसके पहलू से बंदा मुझे ये एहसास दिलाता था कि इसके लहजे के इस तकब्बर में इस हथियार का बड़ा अमल दखल है जिसे वो करीने से इस्तेमाल करना जानता था। मोटरसाइकिल इसने बड़ी एहतियात से स्टैंड पर खड़ी की और फिर वो मेरे सामने पूरे कद से तनकर खड़ा हो गया। मेरा नाम रमेश मेहता है, मुझे श्री बलबीर सिंह से मिलना है। मैंने अपनी आवाज बदलते हुए कहा। मेरा नाम बलबीर सिंह है, क्या काम है आपको मुझसे? उसने मुझे नजरे गैर देखते हुए कहा। वो बहुत चौकन्ना दिखाई दे रहा था। देखे, मैं बम्बई से आया हूँ। मुझे विश्वरिया नाथ शर्मा ने आपके पास भेजा है। अगर कहीं बैठकर आप मेरी बात सुन लें तो बड़ी कृपा होगी। वो मेरे घुटे हुए सर, खद्दर के कुर्ते और चूड़ीदार पजामे पर गौर करते हुए बोला, मैं तो किसी शर्मा साहब को नहीं जानता। बहरहाल आइए, मैं बैठक खोलता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला गया। चंद ही लम्हों बाद उसने गली में खुलने वाला अपनी बैठक का दरवाजा खोल दिया। आइए, क्या नाम बताया आपने अपना? ये कहकर इसने अपना हाथ मुसाफे के लिए मेरी तरफ बढ़ाया, मगर मैंने देखा अनदेखा कर दिया। हाथ से हाथ मिलता तो शायद वो मुझे फौरन ही पहचान जाता। रमेश मेहता, ये कहकर मैं कमरे में दाखिल हो गया। उसने गली का दरवाजा बंद कर दिया और फिर मुझे दीवार के साथ लगे एक बड़ी सी फोम
की कुर्सी पर बिठाकर बोला, ये शर्मा साहब कौन है? वो मेरे सामने जरा फासले पर कुर्सी रखकर बैठ गया। इसकी गर्दन पसीने से भीग रही थी। जेब से रुमाल निकालकर उसने गर्दन पर फेरते हुए एक बार फिर मेरा सर से पांव तक गहरी नजर से जायजा लिया, मगर इसके चेहरे के तासरात से ये साबित होता था कि अभी तक मुझे किसी खाने में रख नहीं सका था। इसका हाफजा बहुत तेज था, मगर वो मुझे पहचानने में सख्त मुश्किल का सामना कर रहा था। देखें, वो उधर सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं। आपको तो याद होगा, वो अपनी बहन सावित्री के बारे में पूछ रहे थे। इन्होंने क्या कहा है कि सावित्री का इन्हें एक अरसे से कोई खत पत्र नहीं मिला है और वो उसके बारे में परेशान है। सावित्री वो लेडी पुलिस इंस्पेक्टर, मगर जहां तक मुझे याद है उसने तो कभी नहीं बताया था कि उसका कोई भाई भी मौजूद है। ये कहकर वो कमरे के अंदरूनी दरवाजे तक जा पहुंचा और पुकार कर बोला, सीता जी जरा स्क्वाश के 2 गिलास तो बना दें। चंद लम्हों तक इसे कोई जवाब न मिला तो वो बोला, क्षमा कीजिए मेहता जी, मैं अभी आया। ये कहकर वो मकान के अंदर चला गया। कोई 10 मिनट बाद वो वापस आया तो उसने एक ट्रे पर 2 गिलास और शीशे का एक जग उठा रखे थे। वो लाकर इसने कुछ फासले पर रखी एक तपाई पर रख दिए। ले ये पिए। ये कहकर उसने गिलास उठाया और बड़ी मरवनत से मेरे पास आ ठहरा। वो मेरे दाएं हाथ खड़ा था। गिलास उसने सीधे हाथ में पकड़ रखा था। अपना बायां हाथ उसने यूं ही बेख्याली में कुर्सी की पुश्त पर रख दिया। मैंने गिलास इसके हाथ से लिया। कड़क ऐसी आवाज कुर्सी की पुश्त की तरफ से उभरी। वो फौरन ही पीछे हट गया। मैंने गिलास अभी आधा भी नहीं पिया था कि कुर्सी के 2 बाजू एकदम शिकंजे की तरह मुझे दाएं बाएं तरफ से अपनी गिरफ्त में लिए। मैंने गिलास फेंक कर उठने की कोशिश की, मगर इस भारी भरकम कुर्सी के दोनों बाजू मेरे दोनों कूलों को जकड़ चुके थे और उनका दबाव अब दोनों सिमतों से मेरी कमर पर बढ़ रहा था, यूं कि मुझे सांस लेना भी दुश्वार नजर आता था। बलबीर सिंह सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुर्सी के दोनों बाजू अब एक हल्के की सूरत इख्तियार कर चुके थे और मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मेरा पिस्तौल जो मैंने कमीज के नीचे कमर के गिर्द बंदी पट्टी के साथ लटकाकर नेफे में उड़स रखा था, मेरी पहुंच से बाहर हो चुका था। बलबीर सिंह अजीब से अबलीसाना अंदाज से हंसा, यूं जैसे उसने हाथी मार गिराया है। कुर्सी के बाजू जो हल्के की सूरत इख्तियार कर गए थे अभी तक हरकत में थे और उनकी गिरफ्त और ज्यादा तंग और सख्त होती जा रही थी। मैंने पागलों की तरह अपने दोनों हाथ सर से ऊपर उठाकर कुर्सी की निशिस्त पर रखे। ऐन इस वक्त हाल मुझे एक छोटे से दस्ते की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो बाएं तरफ हरकत कर रहा था। मैंने इस दस्ते को फौरन ही रोककर दाएं तरफ खींचा तो बलबीर ने पिस्तौल निकाल लिया। कुर्सी के दोनों बाजू अब खुलने लगे थे। हाथ ऊपर उठा लो मिस्टर मेहता, वरना मैं जिम्मेदार न होऊंगा। कुर्सी के बाजू खुलकर फौरन ही अपनी जगह पर चले गए थे। मैंने चेहरे पर जमाने भर की बेबसी जाहिर करके हाथ ऊपर उठा लिए और इसके साथ ही मैं कुर्सी पर से उठ गया। बलबीर सिंह के चेहरे पर अब बलाखेज संजीदगी छा गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस कुर्सी की गिरफ्त से इतनी जल्दी आजाद भी हो सकता हूँ। बड़े ही गंभीर लहजे में बोला, तुम मेरे घर में हो मिस्टर मेहता, मैं तुम्हें शूट भी कर दूं तो मुझ पर कोई हर्फ नहीं आएगा। बेहतर है तुम अपना असली नाम और काम मुझे खुद ही बता दो और सीधे खड़े रहो, मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा। ये कहकर उसने पिस्तौल की नाल मेरी कनपट्टी से लगाकर जेबों से कागजात और नकदी निकाल ली। फिर उसने मेरे नेफे में उड़ता पिस्तौल निकालने के लिए पेटी खोलनी चाही तो मैंने बिजली ऐसी सूरत से इसकी दाएं कलाई पकड़कर ऊंची उठा दी। लबलबी पर इसकी उंगली दबी और कमरे में गोली की आवाज गूंज गई। मैंने उसे फिर संभलने की मोहलत नहीं दी। उसकी कलाई पर मेरा एक और झटका काफी साबित हुआ। पिस्तौल दरी पर गिरा और मैंने इसका बाजू मरोड़कर कमर से लगा दिया। ऐन इस वक्त कमरे का अकबी दरवाजा खुला। बलबीर की बीवी सीता और उसकी माँ चीखती हुई अंदर आ गईं। मैंने बलबीर की कमर में बाएं कोहनी मारकर इसे नीचे झुकाया और फिर इसके साथ ही नीचे झुककर फर्श पर पड़ा उसका पिस्तौल उठा लिया। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो, बलबीर की माँ हिज़यानी कैफियत में बोली।
मैंने बलबीर का बाजू छोड़ दिया। बेहतर यही है बलबीर सिंह, तुम इत्मीनान से बैठकर मेरी बात का जवाब दो और मुझे अपना दुश्मन न समझो। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। अब की बार भी मैंने उम्दन अपनी आवाज का तगैयर बरकरार रखा। वो अपनी कलाई को कोहनी तक मलता हुआ दीवार से जा लगा। इसे समझाएं माँ जी, घर आए हुए मेहमान से ये सलूक करते हो तुम लोग। मैंने अब की बार इस मनहूस कुर्सी के अकब में खड़े होकर अपना वो पिस्तौल निकाल लिया जिस पर बालक राम में साइलेंसर भी लगा दिया था। मेरे दाएं हाथ में पकड़े बलबीर के पिस्तौल का रुख भी इसके सीने की तरफ था। बैठ जाएं श्री बलबीर सिंह जी और इत्मीनान से मेरी बात का जवाब दें। मैं सावित्री के बारे में पूछ रहा हूँ। अब आप भी बैठ जाएं माँ जी। बहन जी आप भी इधर तशरीफ रखें। मैंने सीता और इसकी सास से मुखातब होकर कहा। मेरी बात का उन पर खातर ख्वाह असर हुआ और वो तीनों सामने की दीवार के साथ लगी कुर्सियों पर बैठ गए। मुझे बताएं बलबीर सिंह जी, मेरी बात का जवाब दें। मैं यहाँ खून खराबे के लिए नहीं आया हूँ। ये कहकर मैंने तपाई पर रखे अपने कागजात बलबीर की तरफ बढ़ाए और नकदी जेब में डाल ली। मैं आज ही लाहौर से वापस आया हूँ। अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए वहाँ गया हुआ था। मैंने शर्मा को फोन किया तो इसने मुझे ताकीद की कि मैं आपसे मिलकर इसकी बहन के बारे में मालूम करूँ। मुझे बताएं वो कहाँ है। वो मर चुकी है। उस एक खास मिशन पर हमने पाकिस्तान भेजा था, मगर वो वहाँ अपनी जान से हाथ धो बैठी। किस मिशन पर भेजा था आपने उसे, इसकी तफसील मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे सख्ती पर मजबूर न करें बलबीर सिंह जी। सावित्री मेरी मंगेतर भी थी। मैं इसके बारे में कोई झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी भी मौका है। अपनी ये अकड़फों खत्म करके मुझसे सीधी तरह बात करें। इन्हें बता दो काका जी, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। मैं इस मिशन की कोई बात इन्हें नहीं बता सकता। यही बहुत काफी है कि वो मर चुकी है और महकमे की तरफ से 50,000 का चेक उसके पिता को भेजा जा रहा है। दाएं हाथ की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था। मैंने पिस्तौल का रुख बलबीर की तरफ रखकर इसे खोला तो मालूम हुआ कि वो एक ड्यूडी थी। छोटे से कमरे में खुलता था जिसे वो बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मैंने पलटकर तहकम अमेज लहजे में कहा, माँ जी मुझे क्षमा कर दें, आप जरा देर के लिए बहन जी के साथ उधर बैठ जाएं। मैं इनसे कुछ जाती बातें करना चाहता हूँ। मुझे अपनी शान में किसी गुस्ताखी पर मजबूर न करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे अपनी आवाज़ का तगैयर बरकरार रखने में शदीद नाकामी हो रही थी। इसका सबूत बलबीर सिंह के चेहरे पर फैले तहैयर से मिल रहा था। उठिए, मैंने इन दोनों को मुतज़ब्ज़ब देखकर डांटते हुए कहा। वो दोनों बादल नख्वास्ता अपनी जगह से उठी और लरजती हुई उस दरवाजे में दाखिल हो गई जिसको मैंने फौरन ही बाहर से बंद कर दिया। इस स्टोर रूम में न कोई और दरवाजा था न रोशनदान, मगर मुझे यकीन था कि वो वहाँ दम घुटकर मर नहीं जाएंगी। हाँ तो श्री बलबीर सिंह, अगर मेरी मालूमात दुरुस्त हैं तो मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं है कि किसी जमाने में आपका नाम आगा बिलाल अहमद भी था। मेरी ये बात उसके कानों में गोली की तरह लगी। उसकी आंखें हैरत की फरावानी में यूं खुल गईं जैसे वो फिर कभी बंद न होंगी। इसका सुर्खो सफेद चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। देखो, मेरे सामने तुम झूठ नहीं बोलोगे। बताओ, मैं सही कह रहा हूँ ना? अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए बड़े मुज़म्मल लहजे में बोला, ये दुरुस्त है, मगर ये ऐसा राज है जिसे मेरे महकमे के चंद आला अफसरों के सिवा कोई नहीं जानता है। तुम्हें ये बात किसने बताई है? तुम्हारा वो नाम असली था कि ये? नहीं, मेरा असली नाम बलबीर सिंह ही है और मुझे एक खास मिशन पर लाहौर भेजा गया था, क्योंकि मैं पश्तो भी जानता हूँ और पंजाबी के अलावा उर्दू भी मैं लखनवी अंदाज में बोल सकता हूँ। वो कौन सा मिशन था जिस पर तुम्हें भेजा गया था? मैंने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो जरा देर के लिए गहरी सोच में डूब गया। जब उसके लब खुले तो जिस हकीकत का इंकशाफ उसने किया वो मुझे सुन कर गई। उसने पाकिस्तान की एक आला शख्सियत को बड़े ही ड्रामाई अंदाज में लाहौर की एक खुली सड़क पर गोली मार दी थी। तुम्हारा ये एतराफ मेरे लिए हैरत अंगेज है बलबीर सिंह, मगर रिकॉर्ड से तो ये साबित होता है कि तुम वहाँ पुलिस मुकाबले में मारी
मारे गए थे। मेरी ये बात सुनकर वो उछल सा गया। बोला, तुम्हें ये बात किसने बताई है? अपने बारे में तुम मुझसे अब तक झूठ बोलते आ रहे हो। अपना लबो लहजा दुरुस्त रखो बलबीर सिंह, और मत समझो कि मैं यहाँ पार दिखावे के लिए आया हूँ। मुझे बताओ, तुम किसको गोली मारकर इसकी लाश मसख करके वहाँ से फरार हो गए थे? ये बड़ा अहम सवाल है बलबीर सिंह, और तुम झूठ नहीं बोलोगे। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। वो चुप रहा। वो मेरी बात का जवाब देने पर कतन आमादा नजर नहीं आता था। मैं तप कर अपनी जगह से उठा और तड़ाक से मैंने बाएं हाथ का एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। इसकी पगड़ी फर्श पर गिर गई। उठो और इस कुर्सी पर बैठो, जरा तुम भी इसका मजा चख लो। ये कहकर मैंने उसके बिखरे केस बाएं हाथ में लिए और उसे झटका देकर उठा दिया। मेरे केस छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? सुअर की औलाद। ये कहकर मैंने इसकी कमर पर घुटना दे मारा। वो तेवरा कर आगे की तरफ गिरा तो मैंने फिर इसके बाल बाएं हाथ में पकड़कर उसे घसीटा और आगे ले जाकर जबरदस्ती उस जादुई कुर्सी में दंसा दिया। वो उठने के लिए जोर लगाने लगा तो मैंने एक और जामपड़ उसके मुंह पर दे मारा। इसका अगला दांत शायद मेरे हाथ की जरब से टूट गया था। इसके होंठों से खून रिसने लगा था। मैंने फौरन ही इसकी कुर्सी के अक्कब में लगे स्विच को दबा दिया। कुर्सी के बाजू तेजी से अंदर की तरफ दबने लगे और चंद ही लम्हों में बलबीर सिंह कमर तक कुर्सी के फोम में छुपे आहनी बाजुओं की गिरफ्त में फंस चुका था। इसने भयानक चीख मारना चाहिए, मगर जो ही इसने मुंह खोला मैंने बाएं हाथ में इसका पिस्तौल लेकर उसकी नाल उसके हलक में उतार दी। वो मफलूज होकर रह गया। उसकी आंखें उबल कर बाहर आने लगी। ऐन इस वक्त किसी ने गली के दरवाजे पर दस्तक दी। लाला जी, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मुझे चलता कर दें। वो उस टैक्सी का ड्राइवर था जिसे मैं बाहर ठहरा आया था। तुम ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर मैंने बलबीर के गले में पड़ी इसकी पगड़ी से इसका मुंह कसकर बांधा और फिर उसके दोनों हाथ भी कुर्सी की पुष्ट से जकड़ दिए। अब बलबीर सिंह कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने दोनों पिस्तौल नेफे में उड़से और गली का दरवाजा खोलकर ड्राइवर के पास जा पहुंचा। वो मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी देर कर दी लाला जी, मैं तो समझा कि साहब गए कैसे? कोई बेईमान समझा है तुमने मुझे? ये लो किराया। ये कहकर मैंने उसे 10 रुपए का नोट थमा दिया। काफी है कि कुछ और? नहीं लाला जी, बहुत काफी है। मैं जाऊं? हाँ जाओ, मैं अभी इधर ठहरूंगा। इसने टैक्सी स्टार्ट की और इसी वक्त दूसरी तरफ निकल गया। गली इस घड़ी बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ एक बार फिर बलबीर के मकान तक पहुंचा और उसका मुकफ्फल मोटरसाइकिल पिछले पहिए की तरफ से उठाकर ड्यूटी में ले गया। जब मैं दोबारा बैठक में दाखिल हुआ तो स्टोर रूम के दरवाजे को दोनों औरतें बुरी तरह पीट रही थीं। उनके वावेला के बढ़ जाने का खदशा को भी तर हुआ तो मैंने आगे बढ़कर दरवाजे की चिटकनी खोल दी। वो दोनों पागलों की तरह मुंह खोले खड़ी चीख रही थी। मैंने उनकी गर्दनें हाथों में लेकर बियाक वक्त दोनों की एहसास की रगे मसल दी। उनसे छुटकारा हासिल करना लाजम हो चुका था। वो फौरन ही दाएं बाएं झूल गईं तो मैंने इनको बारी बारी उठाकर मकान के अकबी हिस्से में पहुंचाया और अलग अलग बिस्तरों पर डाल दिया। मुझे यकीन था कि वो शाम से पहले होश में नहीं आएंगी। उनकी तरफ से मुतमिन होकर मैं फिर बलबीर के पास जा पहुंचा और इसके मुंह पर से पट्टी हटाकर मैंने जग में से शरबत निकालकर गिलास में डाला और उसके मुंह से लगा दिया। वो एक ही घूंट में सारा गिलास चढ़ा गया। प्यास ने उसे निडाल कर रखा था। मैंने एक गिलास उसे और दिया, वो भी उसने घटाघट पी लिया। उसके चेहरे पर फैला बेकरार तहैयर किसी भी तरह खत्म होने में नहीं आता था। वो सीता और अपनी माँ को नीम मुर्दा हालत में मेरे कंधों पर लाद कर मकान के अकबी हिस्से में जाते हुए देख चुका था तो वो बड़ी बेजिगरी से कुर्सी के शिकंजे की तरफ इशारा करके बोला, मेरा दम घुट रहा है, ये कुर्सी खोल दो। नहीं, अभी नहीं श्री बलबीर सिंह जी, ये आप ही का बनाया हुआ शिकंजा है। आपको तो पहचानता होगा। आपके साथ तो ये ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आ सकता। वो बड़ी बेबसी से दाएं बाएं सर पटकने लगा। शिकंजा अब मजीद तंग नहीं हो सकता था। वो अपनी आखिरी हाथ तक अंदर को सिमट चुका था और बलबीर सिंह की चीते ऐसी पतली कमर को मजीद नहीं दबा सकता था। यही वजह थी कि मुझे इसकी तरफ से अब कोई फिक्र नहीं थी। मैं कुर्सी घसीट कर इसके सामने बैठ गया और सिगरेट सुलगाकर धुआं इसके मुंह पर डालने लगा, मगर छत पर लगा पंखा इस धुएं को मरकूज
महफूज नहीं होने देता था। हाँ तो बलबीर सिंह, तुमने बताया नहीं कि वो कौन बदनसीब था जिसको कत्ल करके तुमने पुलिस मुकाबला जाहिर किया था। इसका नाम अली बख्श भट्टी था। अली बख्श भट्टी, उफ मेरे खुदा। तो इसका मतलब ये है कि तुमने उस नमाजी परहेजगार कांस्टेबल को खुद मार दिया था, क्योंकि वो कद काठ और रंग ढंग में तुमसे मिलता जुलता था। बेसाख्ता ये बात मेरे मुंह से निकल गई। तुम उसे किस तरह जानते हो? उसने अपना सर झटकते हुए कहा। अचानक मैंने महसूस किया कि उस कुर्सी के अगले पायों के साथ दो नवाड़ की ऐसी पट्टियां लटक रही हैं जिनके सरों पर बक्सुए से लगे थे। इनकी माहियत मेरी समझ में नहीं आई। फिर भी मैंने एक पट्टी को हाथ में लेकर गौर से देखा तो मालूम हुआ कि उसमें बिजली के बारीक तारों का जाल सा बुना है। ये पट्टियां किस काम आती हैं मुझे नहीं मालूम। ये शिकंजा खोल दो वरना मैं मर जाऊंगा। इसने एकदम सरासीमा होकर कहा। मैं एकदम अपनी जगह से उठ गया और इस कुर्सी का भगोर मुआयना करने लगा। इसके अक्कब में पिछले पाए के साथ एक बिजली का मोटा सा तार लगा था जिसके दोनों सिरे नंगे थे। इस तार को फैलाकर मैं पिछली दीवार तक लिया तो मुझे मालूम हुआ कि वो तार वहां लगे स्विच बोर्ड के एक खाने तक पहुंच सकता है। मैंने वो तार एक सॉकेट में लगा दिया और फिर इसका असर देखने के लिए बलबीर के सामने जा ठहरा। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो पट्टियां कुर्सी के शिकार को बरकी झटका देने के लिए लगाई गई हैं। बलबीर सिंह का रंग हल्दी होने लगा था। इसका मुंह खुला था मगर अब वो इस हद तक खौफजदा हो चुका था कि इसके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। मैं एक बार फिर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो सब कुछ तुमने किस तरह कर लिया था? तुमने इस अली बख्श भट्टी को क्यों मार दिया था? मैं इसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। वो बड़ी ही मरियल सी आवाज में बोला। क्यों हटाना चाहते थे तुम इसे अपने रास्ते से? क्या जिद थी तुम्हें इससे? मैं सीता को हासिल करना चाहता था। सीता को? ये जो तुम्हारी बीवी है अली बख्श का क्या ताल्लुक था उससे? इसे इसने यूं ही घर में डाल लिया था और मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। बलबीर सिंह, तुम बड़े महमजू आदमी हो। फिर क्या किया तुमने? ये शिकंजा खोलो, मुझसे बात नहीं हो रही है। वो दर्द से निडाल होने लगा। अगर तुम ये बकवास बंद नहीं करोगे तो मैं ये पट्टियां तुम्हारे बाजू पर बांध दूंगा। नहीं नहीं, वाह गुरु के लिए ऐसा ना करना। ये आदमी को इलेक्ट्रिवेट कर देती हैं। ये पट्टियां मुझे इसी शिकंजे से निकाल दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इसकी आंखों में आंसू उबल आए। वो दम बदम निडाल होता जा रहा था। यूं नहीं बच्चे, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ बताना होगा। पुलिस मुकाबले कैसे साबित कर दिया तुमने? मैं अली बख्श को अपने साथ लेकर इधर फिरोजवाला की तरफ चला गया था। रोजनामचे में मैंने लिख दिया कि हम चोरों के ताक़ब में और एक डकैती की तफ्तीश के सिलसिले में मसीयतपुर जा रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे बताओ इसका शिकंजा नरम किस तरह से हो सकता है? स्विच को पीछे हटाकर 3 नंबर पर रोक दो। इसने खुश होकर कहा। नहीं बेटे, इतना बुद्धू ना समझो मुझे। अपना बयान जारी रखो। बताओ तुमने वहां जाकर क्या किया? मैंने अपने चुपशा ऐसा पिस्तौल इसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। जब हम मसीयतपुर पहुंचे तो जिन 4 डाकुओं की मुझे तलाश थी वो हमारी जिंक पाकर गांव से निकल भागे और राजबाग के किनारे उगे दरख्तों के एक झुंड में जा घुसे। मैं अली बख्श को साथ लेकर उधर चल दिया। मुझे मालूम था कि डाकू इस झुंड की आड़ लेकर आगे निकल चुके होंगे। फिर भी मैं उधर जा निकला और फिर अली बख्श को दूसरी तरफ भगाकर मैंने इस पर गोली चला दी। यके बाद दीगरे मैंने इसके बदन में से 4 गोलियां गुजार दी। फिर मैंने अपनी वर्दी उसे पहनाई, अपने कागजात इसकी जेब में रखे और इसके बदन को, इसके चेहरे को इस हद तक मसख कर दिया कि कोई इसे पहचान ही नहीं सकता था कि वो अली बख्श है। मैंने इसकी वर्दी पहनकर इसी रात अली बख्श की महबूबा को अपने साथ लिया और अपने मंसूबे के मुताबिक सरहद अबूर करके अमृतसर आ गया। यहाँ पहुंचकर मैंने सरकार से 2 मुरब्बा जमीन इनाम में हासिल करके पुलिस में मुलाजमत इख्तियार कर ली। मुझे जो फर्ज सौंपा गया था इसे मैंने तने तनहा सर अंजाम दे दिया। यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये कहकर वो खामोश हो गया।
बड़े सूरमा साबित हुए हो तुम बलबीर सिंह। तुम्हें याद है तुमने इस गुलाम जलानी को एक रुक्का लिखा था जिसने भंडारी फैमिली को यहाँ से अगवा किया था। तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बहनोई गुलाम जलानी का अदना गुलाम हूँ। मेरे बच्चे बताओ तुमने इस रुक्के में दी गई धमकी पर किस तरह अमल किया था? गुलाम जलानी की बहन आसिया को तुमने कहाँ रखा है? तो ये बात है, तुम्हें इस बदमाश ने मेरे पास भेजा है। मैं भी सोच रहा था कि इससे कमतर दर्जे का कोई आदमी यूं मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता था। तुम इसके भाई हो। तुम्हारी आंखें इससे हैरतनाक हद तक मिलती जुलती हैं। तुम्हारा रंग, तुम्हारा माथा, तुम्हारे हाथ का लम्स, सब कुछ मुझे यही बताता था कि तुम गुलाम जलानी हो, मगर वो तुम जैसा बंदर का मुंह नहीं रखता है। वो खूबसूरत जवान है। हाँ, मैं इसका बदसूरत भाई हूँ। मुझे बताओ आसिया कहाँ है? अगर इसे तुम मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे माजी पर मट्टी डालकर वापस चला जाऊंगा। तुम्हें यकीन है कि मैंने अब तक तुमसे झूठ नहीं बोला है? हाँ, अब तक तुम सच बोलते आ रहे हो। मुझे तुम पर एतबार है, मगर मैं आसिया के बारे में तुम्हारा कोई झूठ बर्दाश्त न कर सकूंगा। लबलबी पर मेरा जोर एकदम बढ़ जाएगा। मैं सच कहता हूँ, मुझे आसिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। अच्छी तरह सोच लो बलबीर सिंह, ये बड़ा अहम सवाल है। आसिया के लिए हमें 1000 आदमी भी मारना पड़े तो हम मार देंगे। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मिस्टर मेहता? तुम्हारा असल नाम क्या है? यही मेरा नाम है। मुझे बताओ आसिया कहाँ है? मैं वाह गुरु की सौगंध खाकर कहता हूँ मिस्टर मेहता, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। वो सावित्री कौन थी? किसने भेजा था इसे गुलाम जलानी और डल्लू साहब के पीछे? वो बहुत अरसे से पाकिस्तान में हमारे लिए काम कर रही थी। जब गुलाम जलानी भंडारियों को लेकर पाकिस्तान चला गया और इन्हें इसने इसी रोज वापस भेज दिया, तो इसी दिन हमने सावित्री से कह दिया था कि वो जिस तरह भी मुमकिन हो गुलाम जलानी और इसके सबसे बड़े पुश्तपनाह मुख्तार डलों को जिंदा सलामत गिरफ्तार करके अमृतसर पहुंचा दे। मगर हमारा मंसूबा गुलाम जलानी ने नाकाम बना दिया और सावित्री इसी के हाथों मारी गई। तो तुम यकीन के साथ कह रहे हो कि आसिया के बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है? हाँ, मैंने तुम्हारे सामने कसम खाई है। उफ, ये शिकंजा ढीला कर दो, मेरी पसलियां टूट जाएंगी। वो फिर दर्द से बिलबिलाया। नहीं बलबीर सिंह, अभी नहीं। मुझे बताओ कि तुम गुलाम जलानी और डल्लू साहब को यहाँ लाकर क्या करते? क्या मंसूबा था तुम्हारा? मैं ये नहीं कह सकता कि इसका फैसला भंडारी ही कर सकता था और इसकी पार्टी के आदमी वो जो गुलाम जलानी से लेना चाहते थे। इस काम के लिए इन्होंने सावित्री को आगे लगा लिया। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ मिस्टर मेहता, मुझे और जलील न करो। ये शिकंजा खोल दो। ये तुम्हारा अपना ही खोदा हुआ कुआं है बलबीर सिंह। ऐसी खतरनाक कुर्सी क्यों लगा रखी है तुमने अपने घर में? मुजरमों से राज उगलवाने के लिए मैं इन्हें इसी कुर्सी पर बिठाया करता हूँ। मेरी शोहरत और कामयाबी का राज इसी कुर्सी में पिन्हा है और अब ये तुम्हारी सबसे बड़ी शिकस्त का सबब बन गई है। मगर अब भी तुम सच नहीं बोल रहे हो। इसी कबीर शाह को जानते हो? वो थानेदार जो है उधर तरन तार में रहता है, साहिवाल के करीब। मैंने इसके बारे में गुलाम जलानी को बता दिया था। हमारे अपने जराये ने हमें बता दिया था कि जलानी की बहन इसके कब्जे में है। मगर यकीन करो मिस्टर मेहता, हमने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। दूसरे मरहला में हम अलबत्ता इस पर हाथ जरूर डालते। गुलाम जलानी से इंतकाम लेने का एक जरिया वो आसिया भी थी। इसने पुलिस इंस्पेक्टर मक्खन सिंह को गला घोंट कर मार दिया था। मैं जलानी को इधर लाकर फांसी चढ़वा देता। हमने यही सोच रखा था। वो फर फर बोल रहा था। कुर्सी के शिकंजे ने इसे बेबस कर दिया था और इसे उम्मीद थी कि अगर वो मेरे सामने सच बोलता रहा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। हैरत मुझे ये थी कि वो आसिया के बारे में अपनी कतई ला इल्मी का इजहार कर रहा था जिस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हालात वाकयात ऐसे थे कि मुझे आसिया के इस अगवा में इन्हीं का हाथ नजर आ रहा था। मुझे पिछली बार बलबीर सिंह ने समझा दिया था कि वो आसिया को उठवा लेगा। इसने कबीर शाह का नाम भी लिया था। इसके घर में एक हिंदू की मौत इस बात का सबूत थी कि वो सब कुछ अब की बार इन्हीं लोगों के एमा पर किया गया है। मगर बलबीर सिंह साफ इनकार कर रहा था। हालांकि वो इतनी शदीद अजियत में मुब्तला था और बाकी तमाम हकायक इसने बेकमो कास्त मुझ पर मुनकिशफ कर दिए थे। अगर आसिया के बारे में इसे कुछ मालूम होता
होता तो बिलाशुबा वो भी सब कुछ उगल देता, मगर वो इस मरहले पर पहुंचकर हर शय से मुनकर हो रहा था। इसके झूठ सच को परखने के लिए मैंने अपनी जगह से उठकर कुर्सी को कमरे के अंदरूनी दरवाजे की तरफ घसीटा तो मालूम हुआ कि इसके नीचे लट्टू से लगे हैं, जिन पर चलाकर इस कुर्सी को बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता था। कुर्सी को धकेल कर जब मैं मकान के अंदरूनी हिस्से में जाने लगा तो बलबीर सिंह दहशतज़दा होकर बोला, ये क्या कर रहे हो? तुम समझते हो मुझे जलील करके तुम बच जाओगे, या जिन लोगों ने तुम्हें भेजा है इन्हें हम माफ कर देंगे? बकवास बंद करो, तुमसे तो हम एक एक बात का हिसाब लेंगे। बच्चे, हर आदमी अपने ही अमाल का हिसाब देता है, इसका अपना ही जाल इसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये कहकर मैंने इसे मकान के अकबी हिस्से में एक कमरे में पहुंचाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो कमरा शायद इसकी ख्वाबगाह था। वहां दीवार पर सीता और इसकी तस्वीरें टंगी हुई थीं। मैंने कुर्सी बरकी स्विच बोर्ड के सामने दीवार के करीब रख दी और फिर इसकी दोनों बरकी पट्टियां बलबीर सिंह की कलाइयों पर कस कर बांध दी। वो गियाने लगा, इस अजियत का तस्वर इसे मारे डालता था जो इसका मुकद्दर बन चुकी थी। वो अपने इस हरबे को खुदा जाने कितने बदनसीबों पर आजमा चुका था और इस घर की दीवारों में किस मजलूम की चीखें घुट कर रह गई थीं। अब वो खुद इस मरहले में से गुजरते देखकर सहम गया था, मगर मुझे इस पर कोई तरस नहीं आता था। मुझे आसिया के बारे में इसके मुंह से हकीकत उगलवानी थी। मैं किसी कतई नतीजे पर पहुंचे बगैर वहां से वापस नहीं लौट सकता था। अब भी वक्त है। बलबीर सिंह, मुझे बताओ, आसिया कहाँ है? इसे तुमने किन लोगों के जरिए तरन तारन से उठवाया और अब वो कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ मेहता जी, मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान की सौगंध, मैं कुछ नहीं जानता। हमारा कोई आदमी इस तक नहीं पहुँचा। वो बिलबिलाया। मैंने बिजली का तार स्विच में लगा दिया। जो ही मैंने बटन दबाया, बलबीर सिंह के मुंह से फलक शिगाफ चीख निकल गई। कुर्सी में जबरदस्त बरकी रो दौड़ गई थी। मैंने बटन बंद कर दिया। बलबीर सिंह की आंखें उबल कर बाहर आने लगी थीं। रंग इसका इस हद तक सफेद हो गया था जैसे किसी ने इसका सारा खून निचोड़ लिया हो। जब मैंने बिजली की रो रोकी तो इसने गर्दन डाल दी। वो बिल्कुल ही नडाल हो गया था। सांस इसका बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुझे इस पर इस घड़ी तरस आ गया। मैंने शरबत का एक गिलास बैठक में रखे जग में से भरकर इसे पिलाया तो वो कदरे संभला। रोते हुए बोला, मुझे और ज्यादा जलील न करें मेहता जी, वाह गुरु की कसम, मैं आसिया के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे छोड़ दें, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। जो सेवा आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।